लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले उसको ये जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके अंदर एक तो ये है कि हमने जो 14 फार्मूले स्टडी किए हैं बुक के अंदर वो दिया हुआ है, वहां पर लिस्ट दी हुई है फार्मूलाए की। कुछ है 14 है फार्मूले जनरल फॉर्म वाले और उन्हीं की 14 जो फार्मूले हैं उन्हीं की सिंपल फॉर्म भी गिवन है। तो वो सारे के सारे फार्मूले आपने याद भी करने हैं और उनकी अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस भी करनी है। अब लेकिन कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, और थ्रू आउट द चैप्टर हम ये फार्मूले और थ्योरम बार बार यूज करेंगे। तो थ्योरम जो एंटी डेरिवेटिव है, पहला जो थ्योरम है देखें इंटीग्रल, ये जो सिंबल है ये इंटीग्रल इसे कहते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। चूंकि इंटीग्रेशन जो है हमने डिस्कस किया था एरिया अंडर द कर्व को शो करती है, तो कर्व से ये सिंबल को ड्राइव किया गया है, कर्व। तो इंटीग्रल देखें ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ए एक कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बाहर है, शिफ्ट हो गया है। ये देखें ये ए है, ये बाहर चला गया, ये देखें ये बाहर आ गया है। और इंटीग्रल जो होगा वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वजह यह है कि ये इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे कैसे पता चला, देखें इसके साथ लिखा हुआ है डी एक्स। अगर डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका लाजमी तौर पर मतलब ये होगा कि ये इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी वाई लिखा होता विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर डी टी लिखा होता विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर डी थीटा होता तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है ये x के लिहाज से है, लिहाजा ये x वाली जितनी भी टर्म्स होंगी, जो फंक्शंस होंगे, जो एक्सप्रेशन होंगे, उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन a चूंकि कांस्टेंट है, जैसे 5 है एक कांस्टेंट है, 10 है, 20 है, 25, कोई भी कांस्टेंट है, इसके अंदर x मौजूद नहीं है, ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर देखें कि हमारे पास जो सेकेंड इसका थ्योरम है, इसमें देखें दो फंक्शंस हैं जो ऐड हो रहे हैं। एक है f1 ऑफ x, दूसरा f2 ऑफ x। जिस तरह डेरिवेटिव और डिफरेंशियल वो दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह इंटीग्रल भी एक लीनियर ऑपरेटर है। ये कोई भी अगर हमारे पास इस तरह के दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। दरम्यान में देखें f1 ऑफ x के और f2 ऑफ x के दरम्यान में प्लस का सिंबल है, तो प्लस ये दोनों मतलब ये हुआ दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो पहले फंक्शन पे इंटीग्रल अलग ऑपरेट होगा, दूसरे फंक्शन पे इंटीग्रल अलग ऑपरेट होगा। ये देखें ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर माइनस है तो फिर माइनस भी रहेगा, अलग हो गया इंटीग्रल पहले वाले पे, दूसरे वाले पे इंटीग्रल अलग हो गया। अच्छा, ये एक चौथा थ्योरम है। ये देखें कि एक खास किस्म का ये फार्मूला है, ये फ्रेम है, ये फॉर्मेट है, एक खास किस्म का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन को इसके अंदर लेकर आना है, इसके अंदर ढालना है। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम बिल्कुल फ्री काम करते हैं, ओपन काम करते हैं। वहां जो फार्मूले हैं वो सीधे सीधे हैं, उनको जहां मर्जी आप अप्लाई करते रहें। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, हम बाउंडेड हैं। हमने ये करना होता है कि प्रॉब्लम को या सवाल को या क्वेश्चन की उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हमने फार्मूले में लेकर आना होता है। पहले उसकी फॉर्म को बनाना होता है, फिर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं या ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो जो भी सवाल हमें गिवन होगा हम उसको कुछ फ्रेम में लेकर आएंगे। जैसे ये फ्रेम है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटीग्रल एफ एक्स है, पावर एन है, और साथ में एफ डैश एफ एक्स है, यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। फंक्शन उसकी पावर एन, साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और साथ में डी एक्स है। तो ये सिंपल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय एन प्लस 1 हो जाएगा, और जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि अगर n -1 हो गया तो वो नीचे वाला जो लिखा हुआ है n + 1 वो 0 हो जाएगा, और n डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड।
तो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी, वो उन तक एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये बार का ये थ्योरम, ये फार्मूला, ये फॉर्म, ये फॉर्मेट, ये फ्रेम आपने माइंड में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत दफ़ा अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो देखें, वो इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स पावर -1 है। अच्छा, वो जो ऊपर वाला फार्मूला था उसमें वो उसके अंदर n-1 नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर n-1 आ गया है, तो इसके लिए सेपरेट चीज़ उन्होंने डिफाइन की है। और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और साथ में डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, तो ये सिंपल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि इसको यूं तरह से भी लिख सकते हैं, इसको देखें इस तरह लिख सकते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव और नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। इंटीग्रल है, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, साथ में dx है, तो log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये फार्मूले हैं जो हमने अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में। इसके अंदर जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो फार्मूले हमने सीखे, जो थ्योरम हमने सीखे, हमने इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द गिवन इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट वो होता है जिसके अंदर लिमिट्स नहीं होती और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। डेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जिसमें लिमिट्स होती हैं और उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। ये दो बातें हैं। अच्छा, क्वेश्चन तरह से है, इंटीग्रल 3x स्क्वायर -2x + 1 dx। अब आप देख रहे हैं कि ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो करेंगे ये कि ये जो इंटीग्रल है, ये जैसे हमने पढ़ा था, पहली फंक्शन पे अलग ऑपरेट होगा, माइनस इंटीग्रल दूसरे एक्सप्रेशन पे अलग ऑपरेट होगा और तीसरे एक्सप्रेशन पे अलग ऑपरेट हो जाएगा। ये 1 था। जो थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ा था, ये देखें उन दोनों को कंबाइन किया गया है। यहाँ देखें, ये थ्योरम 2 को और इसको, ये जो 3 है यहाँ पर, ये 3 होना चाहिए, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया। और वैसे भी इंटीग्रल इज लीनियर ऑपरेटर, तो अगर 3 टर्म्स हैं, तीनों पे अलग ऑपरेट हो जाएगा। 4 टर्म्स हैं, चारों के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा। 5 टर्म्स हैं तो पांचों के ऊपर अलग ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा, अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो हमने किया था कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। इधर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx, और यहाँ तो 1 ही था तो वो dx रह जाएगा। अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, वो बात क्या है? वो ये है कि इंटीग्रल जो dx होगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे का खात्मा कर देंगे, आंसर आएगा x। इंटीग्रल dt, तो आंसर आएगा t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रल d थीटा है तो ये थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रल और डिफरेंशियल ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे का एंटी है, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। डिफरेंशियल खत्म कर देगा इंटीग्रल को, इंटीग्रल खत्म कर देगा डिफरेंशियल को। इस तरह से चीजें हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, अब लगाएंगे पावर रूल। x पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 -2 x पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1, और ये प्लस x और प्लस इसके अंदर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल C कर दें। अच्छा, सिचुएशन ये है कि हमने इधर पावर रूल लगाया, तो 3x³ ओवर 3 -2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि पावर रूल लगाया हमने यहाँ पर। पावर रूल क्या था? इंटीग्रल x पावर n dx
तो x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, इस तरह से था पावर रूल। इधर भी पावर रूल लगाया और इधर भी पावर रूल। यहाँ पावर थी 1, यहाँ पावर थी 2, तो 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, और यहाँ पावर 1 है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, इस तरह से है। अच्छा होगा ये कि ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास है आंसर आ गया इसका। अच्छा ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। ये देखें इंटीग्रल है 2x प्लस 3 होल पावर 1 ओवर 2 और dx है। अच्छा ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला उस लिस्ट के अंदर एक जनरल फार्मूला था। फार्मूला ये था कि इंटीग्रल ax प्लस b पावर n dx, तो ये था 1 ओवर ax प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। इसके अंदर जो a है वो है 2, तो ये जो इंटीग्रल है ये देखिए 2x प्लस 3 है, पावर है 1 ओवर 2 और साथ में क्या है dx। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो a की जगह आएगा 1 ओवर 2 और साथ में आएगा 2x प्लस 3 पावर 1 ओवर 2 प्लस 1, 1 ओवर 2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ओवर 2, अच्छा 2x प्लस 3, अच्छा देखें पावर कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 ओवर 2, पावर 3 ओवर 2, 3 ओवर 2 प्लस c। तो अब होनी है कैंसलेशन, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 3 2x प्लस 3 पावर 3 ओवर 2 और प्लस c। ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। उसको इंटीग्रेट कर दिया और ये। अच्छा ये देखें, ये पार्ट नंबर 9 है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको साथ डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको स्ट्रेट करना है। एक्सप्रेशन को स्ट्रेट करना बड़ा ज़रूरी है, सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो ज़रूर करें। तो देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें इंटीग्रल, अच्छा ऊपर स्क्वायर ओपन कर दें, फार्मूला लगा दें, स्क्वायर ये लगा दें फार्मूला और नीचे रूट थीटा डी थीटा। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिचुएशन ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, थीटा प्लस 1 माइनस 2 रूट थीटा ओवर रूट थीटा, और इधर है इंटीग्रल और इधर है डी थीटा। तो अब एक बात तो आपने पढ़ी हुई है पहले भी कि अगर ऊपर x हो नीचे रूट x हो तो x को तो हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x ओवर रूट x। तो एक रूट x से कैंसिल हो जाएगा ये वाला रूट x, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट x। यानी कि मतलब ही हुआ कि अगर x ऊपर है रूट x नीचे है तो रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर इस तरह हो कि रूट x ओवर x हो तो रूट जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब होगा ये कि इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल ये देखें थीटा ओवर रूट थीटा अलग हो गया, प्लस 1 ओवर रूट थीटा अलग हो गया,
माइनस 2 रूट थीटा ओवर रूट थीटा सेपरेट हो गया। अब बड़ा सिंपल है कि ये रूट थीटा है, ये भी रूट थीटा, वो विदाउट रूट है और नीचे रूट थीटा है, तो रूट थीटा ऊपर चला गया। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? 1 ओवर रूट थीटा और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। अच्छा, डी थीटा हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो थीटा की पावर 1 ओवर 2, थीटा की पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 और साथ में आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, सिचुएशन ये है कि रूट थीटा के बारे में आप जानते हैं, थीटा की पावर है 1 ओवर 2। 1 ओवर रूट थीटा के बारे में आप जानते हैं, थीटा की पावर है माइनस 1 ओवर 2। अच्छा, अब लगाएंगे इसके अंदर पावर रूल लगाएंगे। अच्छा, अब इसको देखें कि तो ये लीनियर ऑपरेटर है, तो इसको अलग अलग कर देंगे। थीटा की पावर 1 ओवर 2 डी थीटा प्लस इंटेग्रल थीटा की पावर माइनस 1 ओवर 2 डी थीटा और माइनस 2 इंटेग्रल डी थीटा। ये देखें। अच्छा, अब पावर रूल लगाएंगे अगर, तो थीटा की पावर आ जाएगी 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। ये थीटा की पावर आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1। और यहाँ देखें, ये इंटेग्रल और थीटा ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और प्लस सी आ जाएगा। अब होगा ये कि थीटा की पावर 3 ओवर 2 3 ओवर 2 प्लस थीटा की पावर 1 ओवर 2 1 ओवर 2 माइनस 2 थीटा और प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, अब होगा ये कि 2/3 थीटा रूट थीटा हो जाएगा, वो वाला पहले वाला जो है, प्लस 2 रूट थीटा और माइनस 2 थीटा प्लस सी। एक बात याद रखनी है आपने कि थीटा की पावर अगर 1 ओवर 2 है तो वो होता है रूट थीटा। थीटा की पावर अगर 3/2 है तो वो होता है थीटा रूट थीटा। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि थीटा की पावर 3 ओवर 2 को लिखा जा सकता है 2 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। अब अलग अलग हो जाएगा, 2 ओवर 2 अलग हो गया, थीटा की पावर 1 ओवर 2 ये कैंसिल हो गया, तो थीटा रूट थीटा आ गया। तो ये जो चीज़ है ये भी हमने इसमें यूज़ की। बरकफ ये इसका आंसर है जो ऊपर लिखा हुआ है इसी सवाल का। अच्छा, ये देखें, ये बड़ा सिंपल है, ये भी उसी पैटर्न पे होना है। इंटेग्रल e पावर 2x ओवर e पावर x प्लस e पावर x ओवर e पावर x और बाहर आ जाएगा dx। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। अच्छा, इधर आ जाएगा इंटेग्रल e पावर 2x माइनस x dx। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि इंटेग्रल रह जाएगा e पावर x dx। तो ये बात तो हम अच्छे अंदाज में जानते हैं कि इंटेग्रल e पावर x dx जो है वो e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। e पावर x इस तरह का फंक्शन है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो भी e पावर x ही है और उसका जो इंटीग्रल है वो भी e पावर x ही है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक इसको डिफरेंशिएट करते रहें या इंटीग्रेट करते रहें। तो इस लेसन में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया। जो बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू।